Good morning students. How are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। ये मेरा लेक्चर 2 है। टॉपिक है आज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम आपको चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ, जिसका लेक्चर नंबर 2 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था। ऑलरेडी हमने पहला लेक्चर बहुत लंबा लिया है। चलिए आइए, हम लोग जानते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, आइए जरा नोट्स लिखिए। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू and expenses are recorded in the period in which they become due, or rather when they are received or paid, whether they are received or paid। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, revenue and expenses are recorded in the period in which they become due। जैसे ही ड्यू होता है, चाहे वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है या पेड नहीं हुआ है। जैसे अगर हम रेवेन्यू की बात करें, चाहे रेवेन्यू हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, या हम एक्सपेंस पे किए हैं या अभी बाकी है पे करना, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे ही ड्यू हो गया हम उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि हम जैसे ही किसी ट्रांजेक्शन्स में इंटर होते हैं, जैसे ही हम किसी ट्रांजेक्शन में इंटर होते हैं, चाहे हमें पैसा प्राप्त हुआ है या हम पैसा किसी को पे किए हैं, उससे मतलब नहीं है। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन में इंटर होते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन में हम इंटर होते हैं, उसी समय हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, चाहे उस ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हुआ है या नहीं हुआ, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है ना, मतलब सेटलमेंट से हमको मतलब नहीं है। हम जैसे ही ट्रांजेक्शन लेन देन हम किए हैं तो रिकॉर्डिंग कर देंगे। दूसरा, इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का कैश बेसिस के कंपैरिजन में अलग कंसेप्ट है। अगर हम बात करें रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, तो रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स द हटा दो व्हेन सेल्स आर मेड। जैसे ही सेल्स हुआ उसी समय हम रेवेन्यू मान लेंगे। या सर्विसेज आर रेंटेड, हमारा बिजनेस दो तरह का हो सकता है, मालूम है ना। ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो सकता है जहां हम सेल परचेज कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री हो जाता है जहां हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, है ना। तो जहां सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसी समय हम अपना रेवेन्यू मान लेंगे। रेवेन्यू का रिकॉग्निशन तब होगा जैसे ही हमने सेल किया, जैसे ही हमने सेल किया या रेवेन्यू हमने रेंडर किया, वैसे ही हम उसको रेवेन्यू मान लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंतजार करेंगे कि हमको पैसा मिलेगा तब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। वो कैश बेसिस सिस्टम में होता था, इस बेसिस में नहीं होता है। इसमें पैसा का कोई मतलब नहीं है, पैसा मिले या ना मिले, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है तो उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म कुछ गुड सेल किया है, गुड सेल किया है 1 अक्टूबर को, गुड सेल किया है 1 अक्टूबर 2020 को, 2019 लिख लो, 20 का अक्टूबर नहीं गुजरा है, उससे मतलब नहीं है, हमने 2019 लिख दिया मान लो।
फ्रॉम एक फॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गुड्स सेल किया है 1 अक्टूबर 2019 को ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट। कितने मंथ के क्रेडिट पे सेल किया है? 2 महीना के क्रेडिट पे, मतलब 2 महीना के बाद आपको पेमेंट करना है। तो आफ्टर 2 मंथ यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में हमें पैसा रिसीव हो गया, दिसंबर में हमें पैसा रिसीव हो गया, हम पैसा रिसीव कर लिए, ठीक है। तो हम कब सेल मानेंगे? कब हम सेल मानेंगे? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? व्हेन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। कब हम रेवेन्यू मानेंगे बच्चे? क्या हम 1 अक्टूबर को मानेंगे कि 1 दिसंबर को मानेंगे जब पैसा मिलेगा, कि 1 अक्टूबर को जब हम सेल करेंगे तब मानेंगे? तो इसका आंसर होगा मेरे भाई 1 अक्टूबर को ही हम रेवेन्यू मान लेंगे। जैसे ही हमने सेल किया, ट्रांजेक्शन में इंटर किया, उसी समय रेवेन्यू मान लेंगे। हम इंतजार नहीं करने वाले हैं कि हमें पैसा प्राप्त होगा तब हम रेवेन्यू मानेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं। उसी तरह एक्सपेंस के लिए भी यही लागू होता है रूल, कि एक्सपेंस हो गया, हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया या नहीं किया, एक्सपेंस हो गया, खर्चे हो गए, हमने पे किया उससे मतलब नहीं है, हम खर्चे मान लेंगे। Expenses are recorded in the period in which they are incurred. It is it is recorded in the in the period in which they have become due, in which they have become due, in which they have become ड्यू। मतलब एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग हम तभी करेंगे जब हमारा ड्यू हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने एक्चुअली में पेमेंट किया है तब हम इंतजार करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे इसी तरह मान लो हमने परचेस किया 1 अक्टूबर को, पेमेंट किया हमने 1 दिसंबर को, तो कब हम रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे, खर्चे कब मानेंगे? क्या हम 1 अक्टूबर को मानेंगे या 1 दिसंबर को मानेंगे? तो सवाल का आंसर हुआ सर 1 अक्टूबर को ही मानेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर का ही मेरा खर्चा हो गया, ड्यू हो गया, हमने परचेज किया उसी दिन हमारा बकाया हो गया कि हमें देना है। अब इसकी प्रॉफिट कैसे निकलेगी? वहां तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या करता था, जो कैश सेल है उसमें से जो एक्सपेंस हमने कैश में पे किया था या बैंक में पे किया था उसको घटा देते थे और इस प्रकार हमारा इनकम निकल जाता था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अब एक्रूअल बेसिस में क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इनकम जितना भी अर्न हुआ, जितना भी इनकम अर्न हुआ और जितना भी एक्सपेंस पे हुआ, ठीक है, उन दोनों को घटा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर दोनों में तो एक ही बात है। बिल्कुल नहीं, वहां सारे ट्रांजेक्शन कैश के थे, यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ही होंगे, मतलब उधारी की बात होगी। इनकम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ इनकम रिसिप्ट के जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम अर्न्ड। इनकम रिसीव से मतलब नहीं है, जैसे ही हमको इनकम अर्निंग हो गया, सेल हम कर दिए तो अर्निंग हो गया तो हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। एक्सपेंस का पेमेंट हम कैश जब तक दिए उसका मतलब नहीं है, खर्चे हो गए तो हम मान लेंगे, खर्चे हो गए तो हम मान लेंगे। एक्सपेंस पे की जगह पे हम बोल सकते हैं एक्सपेंस इनकर्ड। जैसे ही खर्चे हुए हैं, जैसे ही खर्चे हुए हैं हम मान लेंगे और उसको घटा लेंगे, मेरा इनकम आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो चारों ट्रांजेक्शन को हम वहां छोड़ देते थे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम वहां इग्नोर कर देते थे, यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। एडवांस इनकम,
प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। इन चारों चीजों का ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। वहां इग्नोर करते थे, यहाँ नॉट इग्नोर्ड, मतलब ये इग्नोर नहीं होगा, वहां पे इग्नोर होता था कैश बेसिस में, यहाँ पे इग्नोर नहीं होगा, यहाँ पे शामिल होगा। इसी को तो एडजस्टमेंट बोलते हैं। मतलब सारा चीज जब भी हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जब भी हम अपना फाइनल अकाउंट, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं, जैसे ही हम करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस, एक्रूड, तब हम अपना आसानी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, जो कंपनी एक्ट 2013 में पास हुआ था, उसके अनुसार जितने भी कंपनियां हैं उनको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, कैश बेसिस नहीं फॉलो करना है। उनको कौन सा फॉलो करना है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए दो मेथड था। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो मेथड था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कंपनी एक्ट किसको बोल रहा है फॉलो करने के लिए? तो कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। किस लिए फॉलो करना है? ऑफ अकाउंटिंग इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंपनी एक्ट को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करना है। अब एडवांटेज क्या है? जो उसमें डिसएडवांटेज था, कैश बेसिस में जो डिसएडवांटेज था, यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा। सबसे पहले ये बड़ा साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि बड़ा रूल्स और रेगुलेशन ये फॉलो करता है, और पूरे वर्ल्ड में इसको, पूरे दुनिया के जितने भी अकाउंटिंग बॉडी है इसको फॉलो करते हैं, जो भी अकाउंटेंट है इसी को फॉलो करते हैं। दूसरी बात एडवांटेज, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल का फॉलो होता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है याद करो? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है ना, जिस साल का एक्सपेंस है उसको मैच करना है उसी साल के इनकम से। मतलब ये जो खर्चे हैं 2019 के, तो इस खर्चे को हमारा मैचिंग 2019 के इनकम से ही करना है। इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट और लॉस ट्रू और फेयर बताता है। जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलता है बड़ा ट्रू एंड फेयर होता है। ट्रू और फेयर क्यों होता है भाई? ट्रू और फेयर क्यों बोलता है? क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ऑल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं। वो उन सारे ट्रांजेक्शन को देखते हैं, चाहे वो रिसीव हुए हैं चाहे नहीं रिसीव हुए हैं, नॉट रिसीव्ड, चाहे वो पे हुए हैं चाहे वो नॉट पेड है। सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए अगर किसी साल का सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग हो, तो सारे ट्रांजेक्शन का जो इनकम वाला है, सारे ट्रांजेक्शन का जो एक्सपेंस वाला है, घटा देंगे तो हमारा सही प्रॉफिट आएगा, ट्रू फेयर हमारा बैलेंस शीट बनेगा। क्योंकि यहाँ सारे एडजस्टमेंट भी करते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, चारों चीजों का ये रिकॉर्डिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और एक और बात जो वहाँ डिमेरिट में पढ़े थे याद करो, यहाँ पे रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम में डिफरेंसेस मिलता है, जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है हर साल कंसिस्टेंट रहता है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई? सेम होता है, लमसम। अब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट इस साल ये है, प्रॉफिट अगला साल यहाँ है, एक साल खर्चा यहाँ चला गया, कुछ इतना बड़ा फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट है ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। हमारा प्रॉफिट ऐसे चलता है, ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, लेकिन इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। क्योंकि मान लो जिस साल हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया, उस साल प्रॉफिट अचानक से गिर जाएगा,
हम कैपिटल रिसिप्ट दिखा दिए तो अचानक से उस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम का डिफरेंसेस होता ही नहीं है। और जब कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम का डिफरेंस नहीं होगा तो प्रॉफिट समान नहीं होगा। ये हर साल डिफरेंट डिफरेंट आएगा और यहाँ हर साल डिफरेंट नहीं आता है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। हर चीजों का डिसएडवांटेज होता है, हर चीजों का घटा नफा होता है, इसका भी है। अब सवाल ये उठता है कि किस में ज्यादा घटा होता है। तो डिसएडवांटेजेस हैं, ये सिंपल नहीं है, इट इज नॉट सिंपल। ये सिंपल नहीं है, जैसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल था, ये सिंपल नहीं होता है, इसको थोड़ा सा बनाना कठिन होता है। यहाँ पे पर्सनल जजमेंट पूरा लिया जाता है। यहाँ पे जो पर्सनल जजमेंट जहाँ करना है, जहाँ एस्टिमेशन करना है, अंदाज लगाने वाली चीज है, वो सारी चीजों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। वहां पे नहीं, वहां तो कैश बेसिस था, अंदाज की क्या बात है, कैश में मिल गया। तो यहाँ अंदाज भी होता है, कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना पैसा डूब गया, एजम्पशन होता था। वहां तो ऐसा नहीं है, जो पैसा मिला उसी का रिकॉर्डिंग करते थे। यहाँ तो जो मिलने वाला है उसका भी रिकॉर्डिंग करते हैं। वहां सिर्फ जो मिला उसका रिकॉर्डिंग कर देते हैं, यहाँ जो मिलने वाला है उसका भी रिकॉर्डिंग करते हैं। और कितना मिलने वाला है ये कोई नहीं जानता है, ये तो पर्सनल जजमेंट पे है, मेरे अंदाज पे है, मेरे एस्टिमेशन पे है। तो ये मेरा डिसएडवांटेज हो गया। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वहां पे उतने सारे एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। चाहे वो एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हो, चाहे वो एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंस का हो, चाहे वो एडजस्टमेंट एक्रूड इनकम का हो, चाहे वो एडजस्टमेंट एडवांस इनकम का हो। इन सारी चारों एडजस्टमेंट हमको यहाँ करनी होती है, वहां नहीं होता है। तो एडजस्टमेंट बढ़ गया ना, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो है थोड़ा इलोबरेट कर गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता है, एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइए, पिछले क्वेश्चन आपको शायद याद हो या ना हो, उसके लिए तो मुझे दिखाना पड़ेगा। उसी क्वेश्चन को हम लोग, एक क्वेश्चन है लेक्चर 1 का, जरा देखिए, उसी क्वेश्चन को हम लोग इस वाले मेथड से बनाएंगे। देखिएगा, अशोक हैड ए कैश सेल ऑफ 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ 1,60,000। अशोक के पास कैश सेल हुआ है 3,90,000 का, क्रेडिट सेल हुआ है 1,60,000 का, और खर्चे किया है 2,70,000, जिसमें 80,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था। क्वेश्चन आप देख लिए, आप लिखे भी होंगे क्वेश्चन, अगर लेक्चर 1 देखे होंगे तो। आइए हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं, चलिए यहीं पे बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल में कैश और क्रेडिट दोनों होता है, जैसे कि आपको मालूम है। तो यहाँ पे कैश सेल भी लिखेंगे, क्रेडिट सेल भी लिखेंगे, है ना, दोनों का रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कैश सेल आप देखेंगे तो 3,90,000 है, क्रेडिट सेल 1,60,000 है। तो कैश सेल हम लिख लिए 3,90,000, क्रेडिट सेल 1,60,000 है। इनको जोड़ लेंगे, 9,615 5, 5,50,000 हो गया। इसमें से लेस कर देंगे खर्चे, और खर्चे में जैसे कि पहले वाला जो खर्चा था 2,80,000 का, जो खर्चा, सॉरी 2,70,000 का जो खर्चा था, उसमें 80,000 आउटस्टैंडिंग भी था। 2,70,000 का जो खर्चा हम लोग किए थे, उसमें 80,000 आउटस्टैंडिंग भी था। तो हमें इस बार आउटस्टैंडिंग को घटाना ही नहीं है, पूरे खर्चे को ले लेंगे 2,70,000 का, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर हम घटाएंगे 5,50,000 माइनस 2,70,000, तो मेरा ये प्रॉफिट इस बार होगा 2,80,000 का। ये जो इनकम हमारा आया 2,80,000 का आया।
3,90,000 भी जोड़ दो और 1,60,000 भी जोड़ दो, 5,50,000। उसमें से 2,70,000 घटा दो, 2,80,000। क्लियर हो गया? आइए एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, आप बना के रखेंगे। ठीक है मेरे भाई? चलिए एक क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड 2019-20 की। हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड है 2019-20 है। उस साल टोटल सेल जो हुई थी वो था 5,80,000, आउट ऑफ विच जो कैश सेल था वो 3,70,000 था। टोटल एक्सपेंस जो था उस अकाउंटिंग पीरियड 19-20 में वो था 2,80,000, आउट ऑफ विच 70,000 आर लिख लो, आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी बकाया है। तो हमें प्रॉफिट दोनों मेथड से निकालना है, कैश बेसिस से भी निकालना है, दूसरा एक्रूअल बेसिस से भी निकालना है। दोनों ही मेथड से हमको प्रॉफिट निकालना है। तो आइए हम सबसे पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकालते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले कैश सेल चाहिए, और कैश सेल इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 3,70,000 है, तो हम 3,70,000 लिख देंगे मेरे भाई। लेस करेंगे एक्सपेंस विच आर पेड इन कैश, विच आर पेड इन कैश, जितना हम कैश में पे किए। तो हमारा देखो टोटल खर्चा 2,80,000 था, जिसमें 70,000 अभी भी बकाया है, यानी कि टोटल खर्चा 2,80,000 जो आप देख रहे हैं उसमें से 70,000 हमें नहीं पे किया। तो एक्चुअली हमने कितना पे किया? 2,10,000। और हम अगर घटाएंगे तो मेरा इनकम आ जाएगा कितना? ये 60,000 हो जाएगा और ये 1,00,000, 1,60,000 मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ नोट में हम लिखेंगे पहला कि हमने इग्नोर किया, इग्नोर क्रेडिट सेल। हम टोटल सेल नहीं लिए, क्योंकि टोटल सेल में हम थोड़ा बता दें, टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है। ये बॉक्स है, टोटल सेल जो होता है ना इक्वल टू होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे क्रेडिट सेल। दूसरा क्या इग्नोर करेंगे? इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी इग्नोर कर देंगे मेरे बच्चे। क्लियर है? दूसरा एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल
सेल ले लेंगे, यानी टोटल रेवेन्यू ले लेंगे। और टोटल रेवेन्यू की बात करें इस क्वेश्चन में तो 5,80,000 था मेरे बच्चे, तो 5,80,000 यहाँ लिख लेंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट बना दिए, कुछ हमने किया। लेस कर देंगे मेरे बच्चे, बोलो टोटल खर्चे लेस करेंगे, चाहे वो खर्चे कैश में हो, मतलब इसमें इंक्लूड कर लेंगे एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इंक्लूड कर देंगे, जबकि वहां पे क्या किए थे, एक्सक्लूड किए थे, एक्सक्लूड आउटस्टैंडिंग। हमने वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हटा दिया था, यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। और इंक्लूड करने के बाद टोटल इनकम 2,80,000, एक्सपेंस 2,80,000 दिया हुआ है, और ये घटाएंगे तो मेरा जो इनकम आएगा वो हो जाएगा 3,00,000। जो नेट इनकम आया वो मेरा 3,00,000 आया। कितना आसान है ना, दोनों में डिफरेंसेस भी आपको पता चल गया है ना। तो आइए एक होमवर्क आपको दे दे, इसी को बना लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को बना लीजिएगा जो हम अभी करवाए हैं। आप मेरा आंसर देखिए फिर से बना लीजिएगा, ठीक है कि दे दे, टाइम है तो लीजिए, ले ही देते हैं। SW बना, ठीक है। हम फिनेंशियल ईयर 2019-20 की बात कर रहे हैं। रमन एक पार्टनर है, बिजनेस मैन है, प्रोप्राइटर है, ऑनर है। अर्नड टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹6,90,000, out of which ₹4,00,000 was received in cash, जिसमें से 4,70,000 जो है कैश में मिला है। टोटल एक्सपेंस पेड बाय हिम, जो रमन है वो टोटल एक्सपेंस कितना पे किया, वेयर ₹4,40,000, out of which ₹20,000 pertains to 2019 and 20। उसमें से इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा टफ क्वेश्चन बना देते। लीजिए, इसको हम क्या करेंगे बच्चे, 2020-21 कर देते हैं, पर्टेनिंग टू 2020-21। ध्यान देना, टोटल खर्चा जो है पेड बाय हिम 4,40,000 है, जिसमें से 20,000 2020-21 का है, ठीक है। आगे है, सर हम लोग को तो भारी क्वेश्चन दे दिए। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, द एक्सपेंसेस ऑफ ₹30,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग का शॉर्टकट है, लो डिटेल भी लिख देते हैं, ठीक है। आपको करना है कैश बेसिस पे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, और दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे इनकम फाइंड आउट करना है कि कितना कैश बेसिस पे और किस साल का निकालना है। तो 2019-20 का निकालना है। अब ऐसा नहीं कि 20-21 का निकाल देना, हमको 2019-20 का इनकम निकालना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। आंसर हम दे दे रहे हैं आपको, कैश बेसिस वाला का और एक्रूअल बेसिस वाला का दे दे। कैश बेसिस वाला का जो इनकम है वो 30,000 है,
और जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसका इनकम जो है 2,40,000 है। अब कैसे हुआ थोड़ा मन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा हम चेक कर लेते हैं। 30,000 आया कैश बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस पे 2,40,000। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर, जो बहुत मजा आएगा उसका बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो चैप्टर 5 है। तो प्लीज मजे में रहिए, खुश हो जाइए। एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। एंजॉय, बाय बाय, थैंक्स, बाय बाय।